Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficial and the most merciful, we welcome you all on this panel. ACM DSU Society has arranged first ever live peer mentoring session. So it's time to introduce myself. I am Muhammad Ameed Ghauri, student of semester 5 DHS Sofa University is up here with all you guys. So start sharing your questionnaire with your mentors, but before that, I would like to share rules of this meeting. Arrive on time to ensure starting and ending on time. Have agenda to achieve something and come prepared. Be concise and stay in topic. No any kind of side conversation or disruption. Be respectful and listen patiently with the primary goals of understanding. Give everyone with adequate airtime. Everyone gets a chance to talk and one person speaks at a time. Honor privacy, avoid deceptive and misleading comments. And be supportive of all opinions and be responsible for your success. So start sharing your questionnaire. We mentors are available here for your valuable questions. Hello everyone, I'm Arun Kumar and I'm also from the fifth semester CS department. So we are here to resolve your confusions and issues you are having regarding the programming fundamental course. So you can start asking the questions. We mentors are waiting for your valuable queries. Kindly share your queries in the comment section. Arun, it means that no one is sharing their questionnaire, so we could start from the given box that Amar has shared in the group. Meet, they are messaging about string. Okay, Nish. And I guess recursion is there. String. स्ट्रिंग में आपको क्या समझ नहीं आ रहा है यू कैन ऑल्सो यूज द माइक एज वेल सो हमें पता चले कि क्या कंफ्यूजन है आपको एनीवन जिन्होंने लिखा है स्ट्रिंग अक्षय मोहम्मद रिहान धीरज अमीद आर यू गेटिंग कंप्लीट स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग ये क्या कहना चाह रहे हैं Arun, I didn't get that कि वो क्या कह रहा है complete string from एक string. कोई माइक खोल के बता सकता है मैं क्योंकि भाई सारा स्ट्रिंग मतलब आप पढ़ाए मत शुरू से सारा स्ट्रिंग मतलब ये कहना चाह रहे हो कि कंप्लीट टॉपिक स्ट्रिंग का जी कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट स्ट्रिंग या कोई एक पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है कि यार यहाँ कोई कंफ्यूजन है या कोई रिलेटेड क्यूरी आपके इस टॉपिक से स्ट्रिंग से नहीं बस शुरू से आप बस समझा दें पूरा
स्ट्रिंग बस शुरू से ही। देखिए ना, यहाँ पे हम तो वो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बस बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग में क्या आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और जो सेंटेंस वगैरह जैसे होता है पूरा उनको सेपरेट वगैरह करते हैं अलग अलग मतलब आईडी से। मतलब कि स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करना है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना हाँ है, हाँ तो हाँ ये हाँ, बोले। ये भी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लफ्ज को कोई कोई नहीं समझ सकता। आप हाँ किसी के पास इसको भी जाएंगे स्ट्रिंग, तो आपको पर्टिकुलरली चीज बतानी है कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। तो स्ट्रिंग को एक्सेस करना, और मतलब कि अमित, आई होप यू आर गेटिंग नाउ। क्या कह रहे हैं अरुण, ये कंप्लीट दोबारा बताना। मतलब स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है, इनको सिंटेक्स बेसिकली बताना है कि स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करना है और इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं हम। I think I hope ठीक है। explain how the string works and what are the operations that can be performed on it. How to use indexing. Okay, that's appropriate. मतलब साकिब की बात से तो ये लग रहा है कि बस वो इंट्रोडक्शन मतलब जानना चाह रहे हैं ना, कि इंट्रोडक्शन मतलब कि स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन होता है क्या है, उसके हम किस तरह उसको हम डिक्लेयर करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, जस्ट यही ना। जी जी बिल्कुल। ठीक। अदर एल्स कोई? अमीद, आप कैरी ऑन कर रहे हैं या मैं स्टार्ट करूं? स्ट्रिंग मैं कैरी ऑन कर लेता हूँ, तो स्ट्रिंग से स्टार्ट करें या हम पहले क्वेश्चन से मजीद ले लें या स्टार्ट कर दें? मतलब जो जो कंफ्यूजन आई गेस आ रही हैं उनको रिजॉल्व करते जाते हैं, फिर देख लेते हैं। आई होप कि बहुत सारों ने स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैसेज किया था, देखते हैं। और ये स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, ये वैसे फंक्शन का भी बोल रहे हैं, तो फंक्शन से आई गेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग में भी काफी फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं रिलेटेड टू दैट। बट मेरे ख्याल से उनको कंफ्यूजन स्ट्रिंग में फंक्शन से नहीं है ना, या स्ट्रिंग में फंक्शन ये से कंफ्यूजन दे है? आर सेइंग कि फंक्शंस एंड रिकर्जन्स। यस, वन बाय वन फंक्शन। चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं। पहले स्ट्रिंग को क्लियर कर देते हैं। अभी मोहम्मद साकिब का जो क्वेश्चन था उसको रिजॉल्व करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से ही होंगे और वो भी हल हो जाएंगे। तो अमीद स्टार्ट करें, स्ट्रिंग से स्टार्ट करो। चलें स्ट्रिंग से। एक काम करते हैं कि बिफोर दैट कि हर कोई अपने अपने व्यूज दे रहा है, तो जो ग्रुप में फ्लो चार्ट जो सेंड किया गया है अमार की तरफ से, तो हम उसको ही फॉलो अप करते हैं और उसमें स्ट्रिंग भी आ जाएगा, उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, राइट? हाँ वो भी कर सकते हैं। पहले स्ट्रिंग देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर उसमें से और कोई इश्यूज आ रहे हैं तो ठीक है, वरना चलो पहले पहले हम स्ट्रिंग से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा बैकअप लेकर हम दोबारा लूज एंड देन स्विच एंड देन दोबारा हम इसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है? तो हम पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग, अच्छा जो मैंने जैमबोर्ड अभी सबके सामने शेयर हो रहा है? जी जी हो रहा है। ठीक है। तो पहले हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली एक कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है, जिसमें एक नल कैरेक्टर एक जो होता है वो लाजमी आता है। तो जैसे कि जो आपका जैमबोर्ड है, इसमें आपको मैं बेसिकली स्ट्रिंग, अब बेसिकली ये जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, लाजमी इसमें नल कैरेक्टर विच मीन्स के जीरो, लाजमी नल कैरेक्टर लाजमी आता है, ठीक है? और अगर मैं इसमें ये बताऊं कि हम इसको लिखते हैं किस तरह है, तो हम ये इसको क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर, इसको जो सेंटेक्स है, ठीक है, ये कैरेक्टर का एरे, एंड देन इसमें कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगा। ये इसका एक सेंटेक्स हो गया। और जब भी कंपाइलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को इनकाउंटर करेगा या इसको जब एग्जीक्यूट करेगा, तो वो जब भी वो डबल कोटेशन में लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो मिनट पहले मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है? तो हमेशा जो भी एक स्ट्रिंग की रिकॉग्नाइज हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हमेशा वो डबल कोटेशन मार्क में लिखा होगा, ठीक है? ये डबल कोटेशन मार्क जो है ना, दोनों साइडों पे इसमें लिखा होगा। उसके बाद इसमें एक नल कैरेक्टर लाजमी इसमें अपेंड होगा, जो आखिर में बाय डिफॉल्ट इसमें लगता है।
जैसे कि अगर मैं इसकी मेमोरी की डायग्राम बनाऊं तो आप ये इस तरह कह सकते हैं कि दिस, इसमें एक, ठीक है, सी। अब देखिए सी की स्पेस एलोकेट यहां पर हो गई, यहाँ पे स्पेस था, स्पेस की जगह यहाँ पे एलोकेट हो गई मेमोरी में। बाकी ये एस की हो गई, यहाँ पर टी की हो गई, यहाँ पर आर की, यहाँ आई, यहाँ एन, एंड यहाँ पर जी की। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि नल कैरेक्टर लाजमी आता है, तो लास्ट में एक नल कैरेक्टर की स्पेस भी एलोकेट हो जाएगी जो एट द एंड अपेंड हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें अपेंड हो जाएगा। लेट मी एडमिट ऑल फर्स्ट। ठीक है, अब हम उसको स्ट्रिंग को डिक्लेयर किस तरह करते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेयर बेसिकली इस तरह किया जाता है कि हमने एक कैरेक्टर लिखा, जैसे हमने आपको तो पहले सेंटेक्स था, इस वजह से अब हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं कि सेंटेक्स में मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, जो एरे है वो 5 कैरेक्टर स्ट्रिंग को वो लेगा, और उसमें जैसे कि अब देखें इसमें 4 आएंगे। ठीक है, एक 0 1 2, बेसिकली हो गया स्ट्रिंग 0, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2। कैरेक्टर बोलो अमित सर। हाँ, इनको हम बिल्कुल एक कैरेक्टर्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और स्ट्रिंग को कंप्लीट स्ट्रिंग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अब क्लियर है अरुण? ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल। पहले मिस्टेक। अच्छा, इसमें हम 3 एंड यहाँ पर 4। अच्छा, यहाँ पर 4 क्यों आ रहे हैं? 4 इस वजह से आ रहे हैं, यहाँ पर हमने 5 लिखा हो, यहाँ पर 4 इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इस समय बताया था कि एक जो लास्ट में जो हम लिखते नहीं है, ये कह लें कि जो लास्ट में जो जगह होती है वो बाय डिफॉल्ट एक नल कैरेक्टर की होती है, तो इस वजह से हम लिखते हैं उसके अंदर एक लेस देन 1 आएगा, क्योंकि वो जो 4 आपके तो आपके इसके अंदर वो कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, और लास्ट में जो होगी वो नल कैरेक्टर होगी जो हम उसको बाय डिफॉल्ट शो नहीं करते, तो वो उसकी मेमोरी ऑलरेडी वो एलोकेट हुई भी होती है, जो हम एक वो कंज्यूम उसमें से हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इनका जो सवाल है हर्ष का, इसको मैं लास्ट में लेंगे, पहले हम यहाँ तक जो पहले इंट्रोडक्शन है पहले इसको मैं कवर अप कर दूं, फिर मैं सवाल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, असाइनिंग, अब हम वैल्यूज को किस तरह हम असाइन कर सकते हैं कि ये आप इस तरह कह लें कि आप कभी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम इस तरह असाइन करेंगे कि ये एग्जाम्पल है, या आप 100 ले लें या 50 ले लें। अब या आप इसको इस तरह ही लिखेंगे, ये बेस्ट अप्रोच नहीं है जो मैं अभी लिख रहा हूं कि हम सी करके इसको हम डबल कोट में लिख दें, प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें एरर देगा क्योंकि एरे को हम कभी भी इस तरह असाइन नहीं करते। ठीक है, ये हम कभी भी इसको एरे को असाइन नहीं करते इस तरह। एरे को जो हम असाइन करेंगे वो हमेशा इसी फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, और इसके अलावा अरुण, और इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई एनी आइडिया कि हम किस तरह कोई एग्जांपल से एलैबोरेट कर सकते हैं? इसको ये करवा दो, अभी हमने डिक्लेरेशन आपने देख ली कि हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं एक एक कैरेक्टर एरे को। अब हम आपको जो है इनको बता दो कि असाइन कैसे करते हैं कोई भी एक वैल्यू, मतलब कि कैसे कैसे इंडेक्सेस पे जा रही होती हैं वैल्यूज। अच्छा, मतलब कि छोटा सा एक प्रोग्राम लिख के दिखा दो, यू मीन टू से दिस? नहीं, ऐसे ही तुम बता दो कि भाई 0 पे जैसे हमने अगर ए अल्फाबेट एक कैरेक्टर हमें भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे, कैसे स्टोर करवाएं। अच्छा अच्छा, सही है, सही है। बस वो मतलब कि अब डिक्लेरेशन हो गई, फिर असाइनमेंट भी हो गया, बाकी फिर इनसे पूछ लेंगे कि कौन से ऑपरेशंस ये कह रहे हैं, उस पे बात हो जाएगी फिर।
अच्छा then अच्छा, we will move on to the next topic. चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिस तरह अरुण ने इलेबोरेट करा है, तो हम एग्जांपल उससे समझ लेते हैं किस तरह साइन हो रहा है। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी उसी किसी नाम देते हैं, मैंने str दे दिया, ठीक है। अब मैं उसको कोई भी दे देता हूँ, जैसे कि ACM। अब यहाँ पे उसके हमें इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे एक एरे आएगा, ठीक है, देन इक्वल्स टू आएगा, तो मेरे इसका, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्सेस हमारे पास कितने होंगे, इंडेक्सेस हमारे पास कंप्लीट ACM के, कोई जूनियर अपना इनपुट देना चाहे वो इनपुट भी दे सकता है। हाँ कोई मुझे बता देना अरुण के कोई अगर इनपुट दे रहा है तो, ठीक है। कितने और इंडेक्सेस ACM के स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे में, कोई बता सकता है? यस, एनीवन? क्या साइज हम मेंशन करें यहाँ पे? फोर। अच्छा, 4 क्यों, वाई नॉट 3? अच्छा, मुनीब 3 कह रहे हैं, बाकी 4 कह रहे हैं एक नल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा मुनीब कि बी में हम बी आएगा, क्योंकि नल तो बेसिकली ये होता है कि 0 1 2 से स्टार्ट होती है हमारी एरे, तो 0 1 2 पे आ गए, और 3 साइज आपका 3 होगा, और ये वो इंडेक्सेस 0 1 2 होंगे, और जो आपके पास आ रहा है वो नल, तो एंड में नल आ जाएगा वो। एग्जैक्टली हम नल को काउंट इस वजह से नहीं, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, वो तो हर हाल में लगना है। बाकी उन्होंने बिल्कुल सही क्लियरिफाई करा है कि हम इसी तरह करेंगे, वो तो हमारे इंडेक्सेस हो गए, और हमारे पास स्ट्रिंग के अब हमारे पास जो है स्ट्रिंग, हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग हमारे पास एरे की इंडेक्सेस हमेशा 0 से ही शुरू होती हैं। यस, हमारी फर्स्ट इंडेक्स हमारी जो है 0 से होती है। ठीक है। अब इंडेक्सेस हमारे पास इसमें कितने हैं, दैट इज 0 1 2 एंड दैट इज 3, ठीक है। 0 से स्टार्ट होंगे और 2 तक जाएंगे एंड टोटल 3 तक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक नल कैरेक्टर होता है। और एड्रेसेस हमारे पास, हम इनको किस किस एड्रेस पे वो असाइन होगा, तो वही बता देता हूँ। हम तो फिर वो आगे पॉइंटर पढ़ेंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको तुम इंडेक्स बोलो। अच्छा अच्छा, इसको मैं चलो इसको नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम इंडेक्स कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही एलोकेट होंगे इस इंडेक्स में जितने हमारे पास स्ट्रिंग की स्पेस थी, ठीक है, दैट ए ठीक है। होप इट इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई भी क्वेश्चंस हैं अभी जो है स्ट्रिंग के हवाले से आप सब पूछ सकते हैं, इसके बाद जो है हम कोई भी स्ट्रिंग के हवाले से आप आई एम वेटिंग। पाँच मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, अजान के बाद स्टार्ट। ठीक है, ठीक, ओके।
Amit, shall we start? Okay, Arun, okay, we can continue. अब वो बता दें जो जो स्ट्रिंग कह रहे थे उनको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, फिर आगे अगर हम मूव ऑन होते जाएंगे तो प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस नहीं होंगे। गुफरान, आप बेसिकली हमें बताएं कि आपको इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं। हम एग्जांपल्स तो सारी रात डिस्कस करते रहेंगे तो आपको वो चीज, हमें इशू पता नहीं चलेगा कि आपके एंड पे इशू क्या आ रहा है जो आपको इस प्रॉब्लम में आ रहा है। तो अमीर ने बिल्कुल क्लियर एग्जांपल आपको एक समझाई है, वो आपके स्क्रीन पे भी है। उसमें से कोई क्वेश्चन है तो कम अप विद द क्वेश्चंस। क्योंकि अरुण बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सारी एग्जाम्पल इसी से इंटर रिलेट करिए, तो यहाँ क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है, अगर हम दूसरी एग्जाम्पल भी जाएंगे तो वो भी यही चीज डिफाइन कर रहा होगा। हाँ, तो तो सेम एग्जांपल्स हम उसी मेथड को ही बता देंगे, तो क्या पता आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, ताकि हम उस पर फोकस ज्यादा करें। मुनीब कह रहे हैं हाउ टू ब्रेक अ वर्ड इनटू इट्स लेटर्स यूजिंग स्ट्रिंग। हाउ टू ब्रेक अ वर्ड इनटू, इलेबोरेट करो थोड़ा सा मुनीब। मुनीब, क्योंकि यू कैन सिंपल यूज इसमें योर तो ये हो रहा है माइक। ना कि इंडेक्स की माइक आप यूज कर लो। सिंपल इसमें तो ये हो रहा है कि हम इंडेक्स की सीक्वेंस को देखते हो, किस तरह उसको मतलब हम एक प्लेस कर वर्ड रहे हैं। है, उसके लेटर्स को सेपरेट कर दें। तो यही तो अमीर ने कहा कि अब देखें वो उसको, अगर आपको जैसे ACM है, जस्ट आपको A और C जो है जस्ट चाहिए आपको, तो आप एक लूप लगा लें, वो 0 से 1 तक चलेगा और आपको A और C दे देगा। तो ये आपने ACM से AC निकाल लिया। बिल्कुल। और अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट फिर वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, स्ट्रिंग एरे नहीं कहलाएगा, दैट इज फिर वो करेक्टर कहलाएगा। क्योंकि करेक्टर में ऑलरेडी हम पहले से सबको हम अलग अलग करके लिखते हैं कि कॉमा की हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के जरिए हम सबको ए कॉमा सी कॉमा एंड एम, तो सबको हम अलग अलग करके लिखते हैं। यहाँ बिल्कुल हम स्ट्रिंग बिल्कुल। एसीएम तो कंप्लीट ले रहे हैं, जो हम हाँ, बाद ये में आके इंडेक्स की हेल्प से वो फिर अलग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कैरेक्टर और स्ट्रिंग में। कैरेक्टर एक लेटर है और स्ट्रिंग एक पूरा आपका जो पूरा वर्ड होता है वो है। और string can be bigger than a word as well. यस। मुनीब का आई गेस क्लियर हो गया। और और इसमें एक और बात ये है कि उसमें कोई एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि उसमें कोई नल कैरेक्टर भी नहीं होता। कैरेक्टर में कोई नल कैरेक्टर भी नहीं होता, ऑल्दो स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो कैरेक्टर में नहीं होता। बिल्कुल। हाउ टू गेट अ मैचिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, जैसे थोड़ा इलेबोरेट करो, माइक खोल सकते हो, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड नहीं है तो माइक खोल के उसको हमें समझा सकते हैं।
ये आई गेस वो कह रहे हैं कि किसी भी मतलब के इंडेक्स पे किसी कैरेक्टर को ढूंढना है, मतलब कि एसीएम में आपको सी ढूंढना है, तो वही है, आपको एक कैरेक्टर पास करवाना होगा, फिर लूप चलाना होगा, फिर जिस इंडेक्स पे आपको मिलेगा वो आप पॉप आउट करवा देंगे कि ये कीवर्ड आपको इस स्ट्रिंग पे है, इस इंडेक्स पे है, एग्जैक्टली सॉरी। एग्जैक्टली ये लूप के जरिए काम होगा कि आपको जब लूप चलता रहेगा, जहां उसने कोई एक स्ट्रिंग ढूंढा, ये एक करेक्टर ढूंढा, तो वो बता देगा कि यार इस इंडेक्स पे आपको ये करेक्टर मिला है। मोहम्मद अली, हैव यू अंडरस्टूड? जी राकेश, बिल्कुल। अमीर ने यही क्लैरिफाई कर दिया है। मोहम्मद साकिब हाशिम, which is repeating multiple times within a string। आप बेसिकली जो है ना, एक माइक खोल के बता दें तो हमें क्लियर आउट क्वेश्चन पता चलेगा। एक तो हमें क्वेश्चन समझने में 2-3 मिनट लगेंगे, तो ये सेशन और लेट होता जाएगा। आप माइक खोल के बता दें जो जो इश्यूज हैं आपके, वन बाय वन। सही, आई आई थॉट कि आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिंट रैंडम कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनाइज सेंटेंस। यहाँ पे बेसिकली हम प्रोग्राम्स तो नहीं करेंगे बैठ के, यहाँ पे हम आपके कंफ्यूजन्स क्लियर करेंगे, जिस भी टॉपिक्स से आपको कंफ्यूजन्स हैं। अब ये तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम यहाँ पे बैठ के इवन दो कोड तो नहीं कर सकते। हाँ, आपने कोई कोड किया हुआ है और उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन कम एंड शेयर योर स्क्रीन, उसको हम देख सकते हैं। और सेम यही सेम बिल्कुल सही कहा अरुण, कि हमें मतलब वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी कि आप क्या क्वेश्चन किया है, और सेकेंडली ये कि क्वेश्चन अगर हमारे पास एक कोड आपके पास गिवन हो ऑलरेडी और कोड में कोई इशू आ रहा है तो हमसे वो डिस्कस कर लें। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हम अपने बिहाफ पे अगर देखें तो हम किस उस पे हम टिपिकल लेवल पे ले जाएं आपको समझाने के लिए, और आपको वो समझ में ना आए तो आप अपने ही लिहाज से हमें कोड सामने दिखा दें, ताकि हम उसी को ही समझाते हैं, उसी को ही हम डिफाइन कर दें। फंक्शंस एंड रिकर्जन, अमित फंक्शंस एंड रिकर्जन पे बात कर लेते हैं। आई गेस बहुत सारे उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। फंक्शन और रिकर्जन पे चले हैं। Uh, चले हम। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उसी पे ही वर्क आउट कर सकते हैं ना। अब बहुत सारे टॉपिक्स तो थे हमारे जहन में जो डिस्कस करने थे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन। अब ये है कि जो सवाल अब क्वेश्चन किया गया रैंडम कैरेक्टर्स वाला, इसको मैं, अगर मेरे पास कोई कोड नहीं आया तो इसको अगर मैं अपने उसमें बताऊं तो सिंपल ये हो सकता है कि आप रैंडम का एक सिंपल लाइब्रेरी लगा सकते हैं। ठीक है, अब या तो उसमें इंपोर्ट करके आप डिफरेंट जब भी लिखेंगे ना, तो वो डिफरेंट, जब आप पूरी स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमेशा वो ना रैंडम ही जनरेट करेगा। या आप सेकंड मेथड ये है कि अगर रैंडम का आपको लाइब्रेरी नहीं लगानी, तो आप सेकंड मेथड ये है कि आप लूप के जरिए काम कर लें। ठीक है, या आप काउंटर के जरिए काम कर सकते हैं। क्योंकि अब ये नहीं पता कि आपको रैंडम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करना बताइए कि नहीं बताइए, या किस आपको लूप के जरिए काम करना बताया या फिर काउंटर के जरिए बताया।
अरुण, शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग के जहाँ पे क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, अम्मार और हमजा यही कह रहे हैं कि अगर हम शुरू से उसको स्टार्ट करें लूप से या स्विच केसेस से स्टार्ट करते हुए हम आगे तक चलें। हाँ वो कर सकते हैं हम, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मैं बेसिकली ये क्लियर आउट करना चाह रहा था ना, जिसमें इनको ज्यादा डिफिकल्टीज हैं हम उस टॉपिक्स पे फोकस करें, पर अगर नहीं है तो हम कैरी आउट कर सकते हैं जो तुम कह रहे हो। सही, तो यहाँ पर अब सेकंड टॉपिक कौन सा बता रहे हैं? यहाँ पे तो मेरे पास आए हैं, एक तो फंक्शन एंड रिकर्जन का था। ठीक एंड है। पॉइंटर्स, दे आर आस्किंग फॉर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट पॉइंटर्स इंक्लूडेड होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ होते हैं, सी में पॉइंटर्स यूज होते हैं उसमें, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस पढ़ा है सरता ने। तो हाँ डिस्कस करते हैं, फंक्शंस को देख लेते हैं। अमित क्या कहोगे, फंक्शंस कर। फंक्शन कर लें, ओके, पहले हम फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सही। तो जैम बोर्ड, फंक्शंस बेसिकली आपके होपफुली सी या सी प्लस लैंग्वेज ही होगी। तो सी प्लस या सी में लैंग्वेज में जो फंक्शन होता है या किसी भी लैंग्वेज में जो फंक्शन होता है, बेसिकली आप फंक्शन वो होता है कि जो अपने आप को ही कॉल करे। सबसे मेजर डेफिनेशन है फंक्शन की, वो अपने आप को ही हमेशा कॉल करता है। या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल कर सकता है, या बार बार अपने आप को एक स्पेसिफिक कंडीशन में कॉल करेगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है, अब उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि उस कंडीशन को हम रिकर्सिव फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं जो जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो अपने आप को ही कॉल करता है एक एक्सप्रेशन के जरिए, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के जरिए। ठीक है, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन होगी वो सेल्फ कॉलिंग एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, हमेशा वही एक्सप्रेशन सेल्फ कॉलिंग होगी जो वो रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को बार बार उस फंक्शन में कॉल करता रहेगा। एक उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, या उसका हम एक एल्गो देख लेते हैं कि वो किस तरह एक रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया पीएफ का। ठीक है, रिकर्सिव, यहाँ बताने के लिए मैं रिकर्सिव लिख रहा हूँ, रिकर्स फंक्शन है। ठीक है, और अमित सॉरी टू इंटरप्ट यू, तुम्हें नहीं लगता कि हमें जस्टिन को पहले फंक्शंस का बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारों का फंक्शंस क्लियर नहीं होगा कि फंक्शंस यूज क्यों होते हैं। बेसिकली एक जो है अमाउंट ऑफ कोड को हमें एक जो रिपीटेड टाइम्स में हमारे कोड में यूज हो रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तुम इनको दे दो, आई होप। अच्छा अच्छा, पहले फंक्शन पे हम आ जाए, चलो ठीक है, सही 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 है। तो इसको हम होल्ड डाउन करते हैं, पहले हम रिकर्सिव फंक्शन पे चले जाते हैं। मैं दोनों को साथ ही एक्सप्लेन कर रहा था, उसको होल्ड डाउन करके पहले हम फंक्शन का प्रोटोटाइप समझ लेते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप। टाइप, ठीक है, बेसिकली फंक्शन का जो एक कह लें कि फंक्शन का क्या एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप होता है जिसपे वो काम कर रहा होता है, किस तरह वो फंक्शन काम कर रहा होता है। तो हम ये उसको कह सकते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कि हम जैसे कि हम लेते हैं ऐड का फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया, हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, वो जैसे कि इंट ए हो गया और इंट बी हो गया। ठीक है, दो फंक्शन हम पास कर रहे हैं उसके अंदर,
और फिर बाद में वो रिटर्न कर रहा है कोई एक सम। ठीक है, अब वो क्या क्या वो रिटर्न कर रहा है a प्लस बी, जो इन दोनों का सम होगा, जो a और b की जो वैल्यूज होंगी और जो पैरामीटर में पास करें उसका जो भी एक जो सम होगा, दैट इज डिफाइंड एज फंक्शन। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या डेटा टाइप इसमें यूज करें और पैरामीटर से क्या नाम दे रहे हैं। ठीक है, जब तक उसको पैरामीटर्स के नेम कंप्लीटली पता नहीं होंगे या कोई डेटा टाइप एक दोनों की नहीं मालूम होगी या दोनों की एक सेम नहीं होगी, तो वो इसमें या तो एरर आएगा कोड में। ठीक है, और वो फिर सही से वो रन नहीं होगा और फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अमीर ने जो ये ऐड ऐड का फंक्शन बनाया है, अब जहाँ पे भी आपको किसी भी 2 नंबर की एडिशन चाहिए होगी तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं कभी भी। तो आपको हमेशा a प्लस बी नहीं लिखना है। जो भी हम ये तो एक शॉर्ट एग्जांपल है, पर फंक्शंस हमेशा वहां पे हमें यूजफुल होते हैं जहाँ पे एक मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है और वो रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे अमीर ने बताया कि आपको जो भी डेटा टाइप है वो भी सही देना है। जैसे इंटीजर दिया है आपने, तो इंटीजर हमेशा इंटीजर फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, जैसे अमीर ने रिटर्न करवाई है। और उसके बाद हमारे पास वॉइड का फंक्शन होता है, तो ये मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। एग्जैक्टली। और एक और मैं अगर एक और इसका मैं एग्जांपल दूं या फिर इसका एक जो प्रोटोटाइप होता है उसका ये समझाऊं कि इसमें हमारे बेसिकली जो हमने इंट हमने ऐड लिखा था, बेसिकली वो हो गया हमारे पास एक फंक्शन। ठीक है, और अब हम फंक्शन कौन सा करने जा रहे हैं, सम का। और उसमें हम 2 पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं, दैट इज num1 एंड num2। ठीक है, कॉमा एंड देन num2 2। और रिटर्न बेसिकली ये जो है वो क्या आएगा, कीवर्ड। ये कीवर्ड होता है हमारे पास, ये हमारे पास नेम होता है। और बेसिकली ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारे पास लिखे जाते हैं वो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। कि आप किसका सम चाह रहे हो, किन 2 वैल्यूज का सम चाह रहे हो, ए एंड बी या num1 या num2, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब रिटर्न क्या करेगा, हमेशा कोई भी आप जब फंक्शन को इंट करके लिखते हैं, कोई भी आप फंक्शन को जब उसका प्रोटोटाइप लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, अमीद, वो राइटिंग का आ रहा है थोड़ा। तुम ऐसा करो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि कोई भी मतलब वेबसाइट के थ्रू इनको समझा दो, तो आई गेस वो बेटर इनको अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। या मैं एक क्योंकि काम करता हूँ कि राइटिंग का इशू आ रहा है तो मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। वेट अ मिनट, हाँ, मैं शेयर स्क्रीन करके नोटपैड खोल लेता हूँ। अमीद, आई गेस 2-3 जो हैं वेटिंग पे बैठे हुए हैं, तो उनको ऐड कर दो काइंडली। मैंने सबको एडमिट कर लिया अरुण, आई थिंक अब मेरे होगा। पास पता नहीं 1-2 मैसेजेस आए थे। चलो अच्छा, उनसे पूछ लो कि एडमिट हो गए, तो मैं इनको नोटपैड खोल लेता हूँ। ये विजिबल है सबको अरुण? यस। ठीक है, तो अब बेसिकली जैसे हम बता रहे थे कि फंक्शन सबसे पहले फंक्शन आएगा, उसके बाद आप जो सम करना चाह रहे हैं वो, एंड देन जो हमारे पास जो
कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर्स आ जाएंगे, दैट इज num1 तुम लिख रहे हो num1 अभी? num2। मेरी हाँ, अब सही है, ठीक है, अभी सही है। अच्छा सही। अब फंक्शन बेसिकली जो है हमारे पास वो कहलाएगा, कीवर्ड कहलाता है, और जो सम हमारे पास है वो बेसिकली नेम है कि किस नेम से आप जो फंक्शन बना रहे हैं वो क्या नेम है, क्या वो एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। अमीद, राउंड ब्रैकेट्स। ओ सॉरी कर्ली, ठीक है। अब हमेशा कोई ना कोई जो फंक्शन है, हमेशा कोई ना कोई वो एक सम रिटर्न करेगा या कोई ना कोई वो आउटपुट रिटर्न जरूर करेगा, ठीक है। जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो रिटर्न जरूर करेगा। तो अब वो क्या रिटर्न करेगा, num1 प्लस num2। ठीक है। और ये जो हमारे पास रिटर्न की जो ये कहलाती दैट इज स्टेटमेंट। ठीक है। और जो हमारे पास जो आर्गुमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं सम में num1 में और num2 में, तो जो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे पास दैट इज रिटर्न कर देगा, ठीक है, फंक्शन में। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अगर ये क्लियर है नहीं है तो मैं 2-3 सैंपल दूं या मजीद क्लैरिफाई करूं, बता दे अरुण। ये बेसिकली जो भी अभी डिस्कस हुआ है, ये फंक्शन का एक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। इसमें कोई भी किसी को कंफ्यूजन्स हैं कि क्या पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है, सेकंड पैरामीटर, एंड कैसे आप फंक्शन कॉलिंग बता दो अमीद। ये हमने अच्छा फंक्शन डिक्लेरेशन बताई है, इसके ठीक है, बाद फंक्शन कॉलिंग होती है जो आप मेन में कर रहे होते हैं। सही से मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ। जी मुनीब, नम को एंड के साथ ही लिखेंगे। वो अमीद ने पहले लिखा था, वो आई गेस स्किप हो गया उससे। जो अमीद डिक्लेरेशन के वक्त नम इंट num1 इंट num2, वो जो मैंने पहले जो लिखा था वो जैम बोर्ड में। यहाँ पे मतलब कि जो डिक्लेरेशन का पूछ रहे हैं मुनीब कि इंट num1 डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, दो वेरिएबल्स, फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर, उसके अच्छा बाद नहीं, हम बिल्कुल साथ लिखेंगे। तो मैंने आपको सिंपल जो स्ट्रक्चर बताया है कि num1 के साथ ऑब्वियस सी बात है इंट आएगा जरूर। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले जो मैं जैम बोर्ड पे एग्जांपल शेयर की थी वो मैंने पूरी परफॉर्म करके बताई थी कि उसको मैंने सम की जगह मैंने ऐड का नाम दिया था, फंक्शन की जगह मैंने इंट का नाम दिया था, num1 की जगह मैंने इंट ए, num2 का इंट बी। तो हमेशा num1 से पहले इंट तो ऑब्वियस सी बात है आएगा। कोई भी डेटा टाइप लाजमी डिक्लेयर आप शो करेंगे, नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एरर देगा, उसको नहीं पता जी होगा जी या जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल, यही जो है ये परफेक्ट कोड नहीं है, ये आपको एक सूडो कोड की तरह हम समझा रहे हैं कि ये इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है फंक्शन का। फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे बेसिकली फंक्शन कॉल जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपना प्ले करता है। जैसे कि आप कोई भी वो एक प्रोग्राम के अंदर एक ना कॉल्ड होता है कि जब भी आप कोई भी एक कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो हमेशा वो प्रोग्राम के अंदर ही कॉल हो रहा होता है। एंड सेकंड ये कि मेन के फंक्शन में लिखा जाता है कि जब भी हम पैरामीटर्स के अंदर पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो हमेशा जो है वो मेन फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा होता है, ठीक है। इसकी मैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि मैं एक वाइट का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, वाइट मेन का, और मैं कोई यही सम का मैं फंक्शन बना ताकि हम दोनों कॉलिंग और जो डिक्लेरेशन फंक्शन है दोनों वो क्लियर हो जाए जब मैं एक ही नेम दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कोई इंट सम
और उसमें दो वैल्यूज मैंने डिक्लेयर किए हैं, ए कॉमा बी, ठीक है। और मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वो एंटर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। जब ये वैल्यू एंटर करेगा उसके बाद ये स्कैनफ का यहाँ पे काम आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ वरना स्कैनफ भी सही था, चले मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैं %b ठीक है, ए और बी था इस वजह से 2 बार ये लिखा गया, एंड देन %, ए %b। ठीक है, अब ये जो है ये एक फंक्शन में यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये सम इक्वल्स टू यहाँ फंक्शन ऐड। अब a कॉमा बी, जो भी a कॉमा बी का जो भी सम आएगा ना वो इसमें बेसिकली वो एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अमित थोड़ा अनजूम कर दो, तुम्हारी स्क्रीन थोड़ा ब्लिंक कर रही है। चलिए मैं अनजूम कर देता हूँ। थोड़ा सा और फॉन्ट साइज, अमित तुम शेयर करके अनशेयर करके शेयर करो, तुम्हारी स्टिल ब्लिंक कर रही है हाँ ये इसको दोबारा। दोबारा करता हूँ। दो मिनट। अब सही हो गया अरुण? हाँ अमित। ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये ऐड का फंक्शन एक कॉल हो गया है। उसके बाद जब हम ये लिखेंगे कोई भी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं वो नहीं लिख रहा क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग कि हम एक चीज लिख रहे हैं। जैसे एक प्रिंट का हमने प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखा और वो एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये सम आ गया, ठीक है। तो जो भी सम होगा वो आपके पास ये प्रिंट के उसमें ये प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास ये जो होगा ये वाइट का मेन का काम हो जाए, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा। %d दे दो प्रिंटफ में। %d दे दो, हाँ, ये आप ये कह लो कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आ गई आपने लिखी और देन आप कह लें कि % में d दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारे पास वाइट का मीन का काम खत्म हो गया। उसके बाद अब ये होगा कि मैं कोई भी दो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है इंटेंट, और दो पैरामीटर मैंने पास किए जिससे मैंने पहले बताए थे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के वक्त, जैसे कि int1 n1 कॉमा int n2। इसके अंदर मैं n1 एंड n2 की जो वैल्यूज हैं तो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर एट द लास्ट में मैं असाइन करवा रहा हूँ n1 n2 जो भी n1 प्लस n2
मैं उसमें असाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। और एट द लास्ट मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा उस सी को, जो भी उसके अंदर सी में जो वैल्यू स्टोर होगी N1 N2 के आउटपुट की, वो फिर एट द लास्ट वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एक छोटा सा ये प्रोग्राम था जिसको हमने ये देखा कि हम सबसे पहले एक डिक्लेयर किस तरह करवाते हैं और फंक्शन को हम कॉल किस तरह करवाते हैं। यहाँ पे वो डिक्लेरेशन थी जहाँ हम सिंपल एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो फंक्शन का एक सम आ गया और दो num1 और num2 दो पैरामीटर पास हो गए एंड देन वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद फंक्शन कॉलिंग के वक्त क्या होगा, एक फंक्शन पूरा बनेगा, एक मेन का कंप्लीट फंक्शन बनेगा, उसमें हमने एक इंट सम, ठीक है, और जो जो पैरामीटर हैं हमने वो ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम जो प्रिंट और स्कैनएफ के हमने दो चीजें हमने स्टेटमेंट है वो हमने लिख दी एंड देन सम करेगा जो हमने ऐड का फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, यही वो फंक्शन दोबारा ऊपर कॉल हो रहा है। अब ऐड फंक्शन कहाँ था, ये वो ऐड फंक्शन है कि वो सम कर दे ए एंड बी को, ठीक है, वो सम कर देगा। एक क्वेश्चन है, मरियम का क्वेश्चन है, प्लीज ये बता दें कि इनपुट आउटपुट वो जो रिटर्न आता है, क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं हो रहा, क्या आप इनपुट दे रही हैं और क्या आउटपुट दे रही हैं। गुफरान का क्वेश्चन है, गार्बेज वैल्यू को अक्सर आ जाती हैं, उसका कोई सोल्यूशन। गार्बेज वैल्यू ये सोल्यूशन है कि आप उसको शुरू में ही असाइन दे दें, 0 असाइन कर दें, तो वो गार्बेज वैल्यू नहीं आती उस। बिल्कुल, गार्बेज वैल्यू के लिए कि 0 असाइन कर दें, तो वो फॉर द सेक ऑफ कि हम उसके रेट से बचने के लिए गार्बेज वैल्यू के हम 0 असाइन कर देते हैं ताकि वो इनिशियल में ही प्रॉब्लम एंड हो जाए। मरियम, यू कैन आस्क, जो आपका क्वेश्चन था वो हमें क्लैरिफाई नहीं हुआ। फंक्शंस की डिक्लेरेशन और फंक्शन की कॉलिंग में किसी को कोई इशू है उसके रिलेटेड, तो अगेन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप जैसे कि कोई गार्बेज वैल्यू को पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सम इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं कि जो भी कोई वैल्यू से पहले अगर होगी, गार्बेज वैल्यू कोई भी इसमें लिखी भी होगी ऑलरेडी पहले से, तो वो इरेज होकर 0 असाइन होकर आपका जो गिवन आउटपुट होगा वो दे देगा जस्ट। वरना गार्बेज वैल्यू अगर होती तो वो फिर और लंबा आंसर बन जाता है और वो फिर इस वजह से वो सही प्रॉपर हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आ रहा होता। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारे पास, यू कैन अप्लाई इट। एग्जैक्टली तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन फंक्शन में, डिक्लेरेशन और कॉलिंग फंक्शन में दोनों देख लिया किस तरह फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं एक बार डिक्लेयर करने के बाद। You can use your microphone if you have any type of question regarding the particular topic. I think कोई एरर नहीं है, हम आगे चलते हैं। Those who are waiting for other topics. अरुण, हम आगे चलें इसको। हाँ, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो वी कैन गो फर्दर। ठीक है, तो फिर हम रिकर्जन की तरफ बढ़ें। रिकर्जन का मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि इसमें मैं नीचे लिख देता हूँ रिकर्जन। बेसिकली जो रिकर्जन होता है, रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन अपनी कॉपी दोबारा बनाता है उसी प्रोसेस की, ठीक है। और इन शॉर्ट अब ये कह लें कि फंक्शन उसी अपने आप को कॉल करने की जो टेक्निक होती है ना, अपने आप को बार बार वो कॉल कर रहा है, तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं, या फिर आप रिकर्सिव फंक्शन भी कह सकते हैं। और सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन जो रिकर्जन होती है उसमें एक एक्सेक कंडीशन मतलब उस फंक्शन में लाजमी लिखी हुई होती है कि जहाँ पर आप एग्जिट करें, अगर नहीं होगा। जी अमित, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे एक सवाल आया है फंक्शंस के रिलेटेड ही, तो वो पहले क्लियर कर लें, उसके बाद चलते हैं रिकर्जन पे। बिल्कुल। फंक्शंस में आउटपुट रिटर्न समझा दें। आउटपुट जैसे अभी अमीद ने ये ऐड का फंक्शन एक बनाया है आपके सामने, अमीद नीचे कर दो ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे अमीद क्या कर रहा है कि पहले एक इंटीजर सी एक बना रहा है और उसमें n1 प्लस n2 की वैल्यू असाइन कर रहा है सी में, और उसी को रिटर्न करवा रहा है। फंक्शंस में आप जो चीज रिटर्न करवाते हैं वही चीज आपको एक मतलब कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे वो आपको वहां पे मिलेगी। जैसे
फंक्शन सम में ऐड का फंक्शन कॉल हुआ है a कॉमा b। अब a कॉमा b की जो भी वैल्यू होगी वो पहले कॉपी आ जाएगी n1 n2 पे, उसके बाद n1 प्लस n2 नीचे फंक्शन जो है आपका ऐड होगा और वो c को असाइन हो जाएगी वैल्यू, और वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और वो फिर देन आगे असाइन होगी सम में जाके। तो ये होता है रिटर्न के फंक्शन रिटर्न कैसे कर रहा होता है। मरियम, आई होप योर क्वेश्चन इज क्लैरिफाइड। और किसी को फंक्शंस में कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें, फिर हम रिकर्जन पे जा रहे हैं। और अगर सब क्लियर है तो यू कैन से क्लियर एज वेल, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे चलो अमीर, पॉइंटर्स पे गुफरान हम आते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बस एक शॉर्ट, क्योंकि फंक्शन काम मतलब कि हो गया है तो उसी से एक सिमिलर है और उसी का एक समझे सब कैटेगरी है एक रिकर्जन की। ठीक है, अब बेसिकली हमने फंक्शन तकरीबन हाफ ऑफ द फंक्शन हमने कवर कर लिया। तो रिकर्जन में क्या हो रहा है कि हमने कोई एक फंक्शन, हमने एक वॉइड का बनाया रिकर्स के नाम से, या फिर एक कह लें कि फाइनल के नाम से बनाया और फिर हम उसको रिकर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमने अब रिकर्स दिया क्योंकि वो रिकर्जन इसमें हो रही होगी, कॉल करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये मैंने जो बनाया है यहाँ पर फाइनल का रिकर्स, अब ये क्या होगा, हमेशा वो इस रिकर्सिव को इसको कॉल करेगा। ठीक है, अब वो कैसे, मैंने इंट मेन और उसके अंदर मैं दोबारा से यही लिख दूंगा फाइनल रिकर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब भी ये चीज जो आ रही है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हमेशा इसको कॉल कर रहा है, हमेशा इसको रिकर्सिव कॉल कर रहा है, बार बार हमेशा इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। ठीक है, हमेशा इसको रिकर्सिव कॉल कर। अच्छा, जब भी कोई हम एग्जैक्ट की कंडीशन फंक्शन में नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट कोई कंडीशन या एग्जैक्ट लूप नहीं लगाएंगे, तो वो लूप एंड नहीं होगा और फिर अनटिल अनलेस वो इनफिनिट लूप में चलता रहेगा। तो हमें रिकर्सिव फंक्शन में हमें एग्जैक्ट की कोई स्टेटमेंट, कोई कंडीशन में लगानी होगी कि वो वहीं तक एंड हो जाए, बार बार उसको कॉल नहीं करे, वरना हम नहीं लगाएंगे, वो बार बार अल्टीमेटली इनफिनिट लूप रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता रहेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेसिकली आप लूप से कंटिन्यूअसली काम करवा रहे होते हैं, उसमें कोई एंडिंग पोजीशन देते हैं कि भाई ये कंडीशन अगर मीट हो जाए तो वहां पे लूप टर्मिनेट हो जाए। तो रिकर्जन में भी यही हो रहा होता है कि आप एक रिकर्सिवली कोई काम आपको करना है, कंटिन्यूअसली आपको एक काम करवाना है, और उसमें आप एक कंडीशन देंगे, अगर वो फुलफिल हो जाती है देन वो ब्रेक हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, फिर हम आगे किसी और टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिख लेता हूँ। एग्जांपल जैसे कि हम सम की ले लेते हैं। ठीक है, इंट हम ऐड नम के अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया n का। ठीक है, एक नंबर पास कर दिया मैंने पैरामीटर। अब मैंने इंट मेन मैंने फंक्शन बनाया, पहले मैं कोड को पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कोड उसको विद द हेल्प ऑफ कोई नंबर हम सपोज करके उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है,
num, और उसके अंदर कोई जैसे कि हमने प्रिंट की स्टेटमेंट, जैसे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ और स्कैन की स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि प्रिंट में के एंटर एनी नंबर, इस तरह करके लिख दिया मैंने। और स्कैन में वो फिर स्कैन एफ कर देगा, ठीक है। एंड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट होगा, उसके बाद हम जो उसका जो सम होगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऐड नंबर्स का। ऐड नम ही रहेगा जो हमने ऊपर कॉल किया है, ठीक है, जो ऊपर बनाया हमने उसको। उसके बाद ये वही सेम के पैरामीटर पास होगा int num का, एंड आफ्टरवर्ड्स अगर एक कंडीशन लगा दी कि अगर वो नंबर, क्योंकि देखिए हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है, अगर कंडीशन लगाएंगे तो फिर वो इन्फिनाइट में दोबारा वो कॉल पे कॉल होता जाएगा। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे कि नॉट इक्वल टू 0 ले लेता है, ठीक है, उस कंडीशन में वो रिटर्न कर देगा n प्लस नंबर। n लिया ना पैरामीटर में हमने, तो n-1 हो जाएगा। उसके बाद एल्स की कंडीशन, कि अगर ऐसा नहीं है तो एल्स की कंडीशन सिंपल वो नंबर रिटर्न कर देगा। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है, हमने कोई यूजर ने नंबर एंटर करा है 20। इनिशियल में क्या होगा, वो ऐड नंबर में वो जो ऐड नंबर वो मेन में कॉल हो जाएगा, और 20 जो 20 नंबर जो यूजर ने सपोज करा है वो आर्ग्यूमेंट में पास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो 20 है वो n-1 की जो कंडीशन थी दैट इज वो जब वो पास हो जाएगा आर्ग्यूमेंट में, तो वो n- वाली कंडीशन है वो 19 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला फंक्शन कॉल होगा, और ऐड नंबर्स का जो अगला फंक्शन है दैट इज हमारे पास अगला फंक्शन दैट इज दिस वन, ठीक है। तो 19 जो है वो दोबारा पास हो जाएगा रिजल्ट में, तो अब वो क्या हो जाएगी 18। ये कब तक चलेगा, ये 18 पास हो जाएगी, कब तक चलेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, ठीक है। ये दोबारा अनटिल अनलेस जब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन आपके पास 0 सेटिस्फाई नहीं हो जाती। उसके बाद जैसे ही वो कोई कोई 0 सेटिस्फाई हो जाती है, कोई 0 नंबर आ जाता है, तो वो रिकर्सिव कॉल नहीं होगा इस सूरत में, और फिर वो अल्टीमेटली वो मेन फंक्शन पे चला जाएगा दैट इज दिस वन, ठीक है। जैसे कि आपने कोई प्रिंट एफ को कोई नंबर लिया 20 सपोज करा, 20 सपोज करने के बाद वो इस कंडीशन पे चले जाएगा, इस फंक्शन में जाने के बाद वो 19 हो जाएगा, n-1 वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी क्योंकि वो 0 की इक्वल नहीं है। n- वाली कंडीशन फॉलो के बाद दोबारा ऊपर जाएगा 20 नंबर, 20 से वो फिर 19 जब इसमें जाएगा, ठीक है, नम में, उसके बाद वो फिर 18 हो जाएगा, और जब तक वो चलता रहेगा जब तक 0 नहीं हो जाता। और अगर वो 0 हो गया तो वो फिर रिकर्सिव कॉल नहीं होगा, और वो फिर मेन फंक्शन एग्जीक्यूट ब्लॉक हो जाएगा। ये जो मेन ब्लॉक है मेन फंक्शन का, तो ये फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन वो रिटर्न कर देगा, ठीक अमित, है। if I am not wrong, ये सम ऑफ सीरीज का है फंक्शन। हाँ एग्जैक्टली इसको नाम, हाँ बिल्कुल ये वही परफॉर्म हो रहा है, सम ऑफ सीरीज को मतलब मैं कि नाम पहले अगर आप फॉर एग्जांपल 10 लेते हैं तो 10 10 फिर 10 प्लस 9 होगा प्लस 8 होगा प्लस, तो एक आपको सीरीज ऑफ सम आ जाएगी। एग्जैक्टली इसको मैं जरा एग्जैक्टली वो मैं बनाना वो चाह रहा था, तो दो वो फंक्शन इसमें से कोलैप्स हो गया, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सम ऑफ सीरीज ही नाम दे देता हूँ कि वो कोई इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। इसको सम ऑफ सीरीज ही दे देता हूँ ताकि वो ऐड नंबर के उसमें ही लगे, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन आया सर इसका यूज किया है इसको, तो फॉर लूप लगाकर भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, बट मैं बताया था रिकर्सिव। इट डिपेंड करेगा कि अगर इंस्ट्रक्टर ने आपको रिकर्सिव फंक्शन के जरिए करने को कहा है या लूप से जरिए करने को कहा है, लूप से भी हो जाएगा जब आप वो लगाएंगे ना माइनस माइनस, ठीक है, एन माइनस करके लूप में चलाएंगे तो जब भी वो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पर ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे कि वो किस तरह एक ही प्रोग्राम को किस तरह वो कोड करने को कह रहा है कोड। ये इफ एल्स वाले अभी आपको जस्ट जो है ना बेसिक समझाई जा रही है कि लूप्स क्या होते हैं, रिकर्जन्स क्या होती हैं। आगे जाके आपको इनका यूज केस भी पता चलेगा। आप डेटा स्ट्रक्चर्स में जाएंगे जब, तो उसमें ट्रीज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, उसमें रिकर्जन का बहुत यूज होता है। तो ये अभी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये रिकर्जन कैसे यूज हो रही होती है और वही काम कर रही होती है जो हमारे पास लूप कर रहा होता है। एग्जैक्टली इफ एल्स वाली कंडीशन में कोई और एग्जांपल कराना। अच्छा, इफ एल्स वाली जो कंडीशन है उस पे हम लूज वाली जो कंडीशन है उस पे हम पीछे आएंगे स्विचेस पे, तो फिर ही हम समझाएंगे। इससे पहले वो टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा, तो उस टॉपिक पे भी आ जाएंगे। मतलब यहाँ इस टॉपिक में कोई चीज डिफिकल्ट है तो फिर वो क्लियर कर लें, वरना फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़े। नूर, इफ एल्स क्या इसके पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, या और जो बेसिक इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं उसके रिलेटेड कह रहे हैं? रिकर्जन से रिलेटेड ही है अमीद। अच्छा, रिकर्शन से रिलेटेड ही है। और एग्जांपल मतलब कि अमित ने ये बेसिकली हमारा मेन मोटिव है आपको रिकर्जन का स्ट्रक्चर बताना और रिकर्जन कैसे यूज हो रही होती है। इसमें तो बहुत सारे अब एग्जांपल्स आप कर सकते हैं इसमें फेल्स की, और एक और कंडीशन लगा दें कि इक्वल टू जीरो हो या लेस देन वन हो। वो तो मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं। वो तो मैंने कोड ऐसा लिया है तो इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें इफ ऐसी कंडीशन लग रही है। हो सकता है मैं कोड नहीं लेता ऐसा सिंपल, या ऐड का लेता, सिंपल सब्ट्रैक्ट का लेता, तो उसमें इफ ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होती ना। तो आपके सामने भी दिख भी गई। वो डिपेंड करेगा कि कोड आप क्या लिखना चाह रहे हैं, कोड में आपकी कितनी ग्रिप है कि कोड में अगर आपकी कंडीशन आप डालना चाह रहे हैं तो इफ ऐसी कंडीशन में लगेगी, वरना नहीं लगेगी। क्लियर है अमित। और कौन सा टॉपिक कह रहे हैं? आई थिंक हमने रिकर्जन कर लिया है, फंक्शंस हो गए हैं, स्ट्रिंग हो गई हैं। और क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी है? अगर सारे टॉपिक्स पता लग जाते तो उसको जल्दी जल्दी कवर अप करते रहते, बट खैर। पॉइंटर्स और फाइलिंग कह रहे हैं। पॉइंटर और फाइलिंग से ये तो बिल्कुल लास्ट के टॉपिक है। इससे पहले अगर कोई कोई टॉपिक बिल्कुल। बताना चाह रहे तो मुझे पहले वो बता दें ताकि हम उसी फ्लो में चलें। फिर ऐसा नहीं हो कि वो टॉपिक आ रहा हो फिर वो बोलेंगे इस टॉपिक तो हमें पता ही नहीं, फिर वो टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होगा ना, हो जाता। और फर्स्ट सेमेस्टर में पॉइंटर्स इतने डेप्थ में नहीं होते, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आपको दे देंगे, उसका इशू नहीं है। फाइलिंग का जो कह रहे हैं, फाइलिंग पे हम एंड पे आ जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपके मेन टॉपिक्स हो गए, लूप्स का हो गया, स्विच केसेस हो गए। अमित, और कोई टॉपिक है इसके अलावा जो हम डिस्कस करें फाइलिंग और पॉइंटर्स के अलावा? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये कौन सा टॉपिक है? एरेज में किसी को कोई इशू नहीं है? वन डी एरे और टू डी एरेज में?
2D एरेज। अमित 2D एरेज का है एक फारिस फारूक। 2D एरेज में कहाँ पे आपको इशू आ रहा है ये बता सकते हैं आप? क्या चीज आपको क्लियर आउट नहीं हो रही उसमें? क्योंकि हर एक टॉपिक को इन डेप्थ में लेके जाके डिस्कस करना इट्स रियली हार्ड, क्योंकि सब जो है सबके हर एक अलग अलग टॉपिक आएगा, तो हमें तो पूरी रात हो जाएगी इसी को डिस्कस करने में। आप हमें पर्टिकुलर एक चीज बताएं कि 2D एरे में हमारे पास यहाँ पे इशू आ रहा है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें मैं इसको सिर्फ ऊपर से ही इंट्रोडक्शन से ही समझा सकता हूँ। उसमें कोड लिखूँ तो कोड तो काफ़ी इसका बड़ा होता है, जी जी जी, उसमें बिल्कुल। वो इनर लूप भी होता है, फिर फॉर का, फिर आई जे एंड, तो इस वजह से ना वो कोड में काफ़ी टाइम लग जाए। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही 2D एरे में, तो या करेंगे अपना कोई कोड है, डिक्लेरेशन। मतलब 2D एरे को किस तरह वो डिक्लेयर करते हैं जस्ट। हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं। ठीक है, तो 2D एरे बस इससे फिर बस फाइलिंग है और फिर देन पॉइंटर्स है, राइट? जी जी। तुम कर रहे हो 2D एरेज या मैं समझा दूं इनको? भले यू में कैरी ऑन, यू में कैरी ऑन। मैं 2D एरे करवा देता हूँ उनको। ओके, ऑल राइट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हो रही है अमित? मेरे पास इशू आ रहा है। 2 मिनट, मैं इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दूँ। अब शेयर करके देखो अरुण। मतलब तहाशा, अब ये पूछा जाए कि मैट्रिसेस बनते किस तरह 2D एरे में, राइट? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी अमित? जी हो रही है अरुण, स्टार्ट हो गई, हो गई है? एक दोबारा मिनट। हट गई। ठीक है था, ओके। अब हो गई है? जी जी, अब हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक कोड लिया है इंटरनेट से। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि 2D एरेज को डिक्लेयर और कैसे असाइनमेंट हो रहा होता है उनमें। तो क्लियर है? सारी स्क्रीन आ रही है अमित? मुझे बता देना क्योंकि मेरे पास। जी जी अरुण, शेयर हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ, तो ये 2D एरे की डिक्लेरेशन हमारी ये हो रही होती है कि ये हमारी बेसिकली एक जिस DISP के नाम से एक 2D एरे बन चुकी है। उसके उसमें ये हो रहा होता है कि हमारे पास जैसे कोई वैल्यूज आ रही होती हैं, ये इसकी साइज हम ऐसे देखते हैं कि 2 × 3, तो इसकी 6 साइज है। तो मतलब कि इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वाले, लेट मी मेक श्योर, ये इसमें हमारे पास जो है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 इज फॉर द रोज एंड 3 इज फॉर द कॉलम्स। तो हमारी एक मैट्रिसेस कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। लेट मी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, 4 5 6। तो ये हमारा एक 2D मैट्रिक्स बनेगा। टू, ये यहाँ पे जो 2 है ये रोज शो कर रहा होता है। हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये हम ऐसे चेक कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास अब असाइनमेंट ऐसे हो रहा होता है कि जैसे हम एक होता है हमारे पास नेस्टेड लूप्स की कंडीशंस आ जाती हैं। नेस्टेड लूप्स में हम ये कर रहे होते हैं कि हमें पता है कि ऊपर वाला जो 2 है उसको हम पहले लूप से कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो इनर साइड है जो हमारे पास ये कॉलम्स आ रहे हैं इनको हम ये सेकंड लूप से जो है इनको देख रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या कंडीशन लगी हुई कि अगर लेस देन 2 है,
हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि अगर वो लेस देन 2 है तब तक चले, और यहाँ पे लेस देन 3, तो ये सेकंड कॉलम्स को कर रहा है, ये वाला लूप इट इज फॉर द कॉलम्स, और ये वाला जो है हमारे पास रोज के लिए है। तो इसमें सिंपली यही हो रहा है कि यहाँ पे शुरू में एलिमेंट्स असाइन होंगे और उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा इस फॉर्म में, और यहाँ पे प्रिंटिंग भी सेम ही हो रही होती है। यहाँ पे जैसे असाइनमेंट हो रहा है ना, आपने एक printf की कंडीशन लगाई कि भाई हमें वैल्यूज देते जाएं, और वो वैल्यूज पहले यहाँ पे आई पे क्या होगा, आई पे पहले होगा 0 और यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 0 फर्स्ट टाइम में, 0 0 की पोजीशन ये होगी 0 0 की इंडेक्स पे, फिर यहाँ पे होगा 0 0 1, यहाँ पे होगा 0 0 2, क्योंकि रो सेम चल रही होती है हमारे पास। ये 0th रो है और ये 1 है, तो ये रोज हैं, और ये कॉलम्स इसकी पोजीशन होगी 1 0, और इसकी पोजीशन होगी 1 1, और इसकी होगी 1 2, क्योंकि ये कॉलम्स हैं। और सेम ही तरह हम यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। इस वाले फंक्शन ये हमने डिस्प्ले के लिए बनाया हुआ है, जो हमें आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे किसी को कोई इशू है तो वो बता सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है 2D एरे में से कोई चीज मैं मिस कर गया हूं तो यू कैन टेल मी। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस कोई भी नहीं है। ये आपने कोड शेयर करा है नूर मोहम्मद, अगर आपने कोड में इम्प्लीमेंटेशन खुद से की है तो आप वो शेयर कर दो। इसमें अगर कोई एरर आ रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पर्टिकुलर कोड में से, क्या ये चीज़ किस तरह करते हैं, ये मुझे करना नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ पूछो। इंस्टेड क्या आपने पूरा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन अपना। सिंपल है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है नूर। मैंने ये क्वेश्चन रीड किया है, इसमें आई गेस आपको मैच करवाने हैं कि फर्स्ट एरे और सेकंड एरे दोनों इक्वल हैं या नहीं है। प्लीज नो इफ एग्जैक्टली अभी अरुण ने इसमें डिस्कस भी किया है। स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही है कि कैसे होगा। अब देखें ना, यहाँ पे आपको एक 2 एरेज बनाने हैं, और 2 एरे में यही होगा कि आप अपने वैल्यूज जैसे असाइन होती हैं एरे में वैल्यूज बाय इंडेक्सेस, आप इंडेक्सेस करते जाएं और 0 इंडेक्स को 0 इंडेक्स से मैच करें। जैसे फर्स्ट एरे 0 इक्वल 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 टू सेकेंड एरे 0, इफ की कंडीशन लगाएं, अगर उसमें प्रिंट करवाएं, अगर ये ट्रू है तो ठीक है, ये आप प्रिंट कर दें अगर इक्वल हैं। अगर नहीं है इक्वल तो आप ये कहें नो, आई गेस द प्रोग्राम शुड से यस। ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। या फिर अगर मैं इसमें से ये बताऊं कि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली, या ये भी हो सकता है कि हम इसमें से अरुण, इसमें से क्वेश्चन में ये है कि इक्वल है या नहीं है, राइट?
अगर वो इक्वल है तो यस। हाँ बिल्कुल। सही, तो इसमें हम या तो ये दो एरेज बनाए, ठीक है, उसमें हम दो एरेज बनाने के बाद उसमें हम ये कर लें कि ट्रू और फॉल्स की कंडीशन लगाते हैं। अगर वो एरे इक्वल है तो वो इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स कंडीशन में, वरना वो अगर वो इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में फॉल्स होने के बाद वो फिर सॉर्ट कर देगा कि दोनों एरेज को सॉर्ट करेगा, आई फिर आई सॉर्ट करने थिंक के बाद वो फिर आई कंपेयर थिंक करेगा। सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं करवा रहे ये, आई थिंक जस्ट एक इंडेक्सेस को मैच करवाना है। फिर अदरवाइज तो फिर शुरू में ही सॉर्टिंग करवा के फिर ये कर सकते हैं कि शुरू में ही सॉर्ट करवाएं दोनों एरेस को, उसके बाद जा सकते हैं इस अप्रोच पे। अप्रोच तो बहुत सारी हैं बाकी। एग्जैक्टली, वो डिपेंड करेगा मैंने कि किस अप्रोच से आप कर रहे हैं। हाँ तो मैंने जो इनको बताया शुरू में कि वो जस्ट इंडेक्सेस मैच मैच करवाने को, अगर मतलब के जो एलिमेंट्स अभी टेबल अभी एरे में हैं वो इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं या नहीं उनकी वैल्यूज। सही। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एरे में बहुत सारे एलिमेंट जो है ना एक एक जगह पे मैच कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। अब टीचर ने क्या पूछा एग्जैक्टली वो तो इन्हीं को पता होगा। बिल्कुल। तहा शाह ने कहा है हाँ यही कंडीशन लगेगी, एक एरे को दूसरे एरे के इंडेक्सेस से मैच करवाना है, अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो प्रिंट यस। बिल्कुल, ये वो सही कंडीशन लगाइए। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन इसके अलावा? ये क्वेश्चन अच्छा था नूर का, इन्होंने पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन इसमें से पूछा और फिर उसका एल्गो समझ के वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस 2D एरे? आई थिंक अरुण, इसमें से और कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, तो अब पॉइंटर्स की तरफ पढ़ते हैं और फिर देन फाइलिंग। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट तो टॉपिक्स डिस्कस करके हम सही। तो अमित तुम पॉइंटर्स को डिस्कस कर रहे हो या? पॉइंटर्स को मैं कर लेता हूँ या तो फाइलिंग को फिर आप कर लीजिएगा, ऐसा कर ले। हाँ ऐसा कर लेते हैं। चलो, अच्छा। ठीक है, तो पॉइंटर्स हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेरिएबल है, जैसे कि मैं एक कंडीशन लिखूं, प्रिंट एफ तो प्रिंट कर देगा, तो वो फॉर एग्जांपल स्कैन एफ की मैं कोई कंडीशन लिखूं, यहाँ पर आप भले फ्लोट लगा लें या भले डी लगा लें, ठीक है।
इस कंडीशन को मैं अगर ले लूँ तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास कोई एक वेरिएबल है प्रोग्राम में, और ये m% जो वेरिएबल होता है इसको मैं आगे लिख देता हूँ कि m% वेरिएबल बेसिकली आपके मेमोरी का एड्रेस दे रहा होता है, ठीक है, बता रहा था कि मेमोरी में क्या एड्रेस है। इट गिव यू द एड्रेस इन द मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा हम जो स्कैनफ क्यों यूज करते हैं कि स्कैनफ के जरिए हम जो ये जो m% वेरिएबल मतलब कि जो एड्रेस बता रहा होता है वो हम इसमें क्यों यूज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि वो एड्रेस हमारे पास न्यूमेरिक टाइम मल्टीपल टाइम्स हमारे पास स्कैनर के फंक्शन में यूज हो जाए, ठीक है, कि सेम एड्रेस एक मल्टीपल टाइम हम उसको यूज करने के लिए स्कैनर हम यूज कर लेते हैं। अब जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, इस वन नाम के वेरिएबल के इसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हियर वी कैन टेक एन शॉर्ट एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोड एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने कोई फंक्शन एक इंट मेन का फंक्शन बनाया और उसमें हमने वेरिएबल कोई वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 और उसको हमने प्रिंट एफ करवा दिया। ठीक है, वेरिएबल इस करके प्रिंट एफ करवा दिया और अच्छा, अब देखिएगा इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अब यहाँ पर हम इसमें एड्रेस मेमोरी के एड्रेस में हम स्टोर नहीं करवा रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m% वेरिएबल नहीं लगा हुआ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और मैं प्रिंट स्टेटमेंट करवाऊँ, यहाँ पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट करवा रहा हूँ और इसमें शो करेगा कि वेरिएबल ऑफ एड्रेस दिस, ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ मैं लगाऊंगा p क्योंकि p का मतलब पॉइंटर एंड देन हियर m%। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बताएगा इट डिफाइंस द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, पहले वाले में वो मेमोरी का एड्रेस नहीं बताएगा और दूसरे वाले में वो मेमोरी का एड्रेस बताएगा एंड देन द प्रोग्राम एंड्स। रिटर्न 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, छोटा सा प्रोग्राम है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही आउटपुट आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था वो हमें 5 था, ठीक है, जो इनिशियलाइज करवाया था वो 5 करवाया था और जो हमने आउटपुट आएगा वो आउटपुट 5 नहीं आएगा क्योंकि हमने इस बार पॉइंटर है हमारे पास, तो जो पॉइंटर जो भी उस मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा ना 5 का तो वो आएगा, तो इसको जो भी इसका आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा एज कम्पेयर टू दिस प्रिंट आउट स्टेटमेंट। और इसके अलावा पॉइंटर का जो सेंटर की तो पॉइंटर की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बेसिक कोड था उसकी विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन जो मैंने डिफाइन किया था। इसके अलावा पॉइंटर का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है, इन करके p, ठीक है, और बेसिकली हम इसको 3 मुख्तलिफ तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंट के साथ अटैच हुआ हुआ है तो इंट का पॉइंटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा भी करके लिख रहे हैं जैसे p तो ये भी इज सेम, और अगर आप ऐसे करके लिख रहे हैं तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड सेम, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक और एग्जांपल है हम कोड की कि जिसमें हम पॉइंटर्स को एड्रेस
उस हम किसी भी मेमोरी के एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर जब करवा रहे हो तो हम उसकी एग्जांपल हम उसको इस तरह ले सकते हैं, जैसे कि इंट फॉर एग्जांपल pf ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम num एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं नंबर पॉइंटर, ठीक है, और दैट इज नंबर। तो जो हमारे पास नंबर होगा, हमने कोई भी नंबर लिया, नंबर हमारे पास बिल्कुल फॉर एग्जांपल हमने 6 नंबर ले लिया, तो 6 नंबर तो प्रिंट आउट हो जाएगा एंड दैट इज नंबर पॉइंटर नंबर। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो एड्रेस होगा ना, जो मेमोरी का एड्रेस होगा, वो पॉइंटर में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो पॉइंटर लिए थे, एक नंबर का पॉइंटर और एक नम लिया था, एक नंबर लिया था, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, जो भी नंबर की वैल्यू असाइन की हुई है 6, तो नंबर की जो वैल्यू होगी, जो भी मेमोरी का जो एड्रेस में जो भी वो जो स्टोर होगा, वो पॉइंटर में असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या मैं इसको और एग्जांपल से सिंप्लीफाई करूँ? क्योंकि हमने देख लिया कि किस तरह वो असाइन करते हैं, पॉइंटर्स होते क्या हैं, उसको हम किस तरह एम% वेरिएबल से किस तरह उसको डिफाइन करते हैं, उसके एड्रेस को। नूर का एक क्वेश्चन है अमित। हाँ, रिटर्न जीरो से ऊपर पीएफ की कंडीशन है, जहां पर आपने m%p लिखा है वहां एम पर लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर मैं दो बातें क्लियर कर दूं। देखो, ये जो m% है ना, ये काम कर रहा है कि मेमोरी के एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, कि वो मेमोरी के एड्रेस को वो उसमें असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आप ये वाला पॉइंटर लगा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि वो उस एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर रहा है। ये तो मेमोरी का एड्रेस बता रहा है कि मेमोरी में क्या एड्रेस है, और ये मेमोरी के एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, असाइन कर रहा है कि इट इज असाइनिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी टू पॉइंटर, ठीक है। मेरे ख्याल से यही सवाल था आपका नूर, कि नहीं लगा सकते क्योंकि ये m% जो है ना, वो आपके एड्रेस को बता रहा है, और ये जो बता रहा है ये आपको ये जो एड्रेस था मेमोरी का, वो पॉइंटर में असाइन हो रहा है, वहां वो बता रहा है, यहाँ वो असाइन कर रहा है। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो जो 5 है, जो हमारे पास 6 नंबर है, वो हमारे पास इस नंबर में असाइन हो गया, और जो हमारे पास जो पॉइंटर जो एड्रेस होगा, वो पॉइंटर में असाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं नीचे आपको थोड़ा और इलेबोरेट करके बताऊं, तो जो नंबर है, नंबर पी में 6 का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ 6 इज असाइंड टू द पॉइंटर, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, m% नंबर में here 6 is assigned to the variable, यहाँ पे m% काम ये कर रहा है कि वो वेरिएबल में 6 असाइन हो रहा है, और नंबर p दैट इज वो जो इसका जो एड्रेस होगा 6 का, वो पॉइंटर में असाइन हो रहा है।
नूर मोहम्मद अब क्लियर है? ठीक है, तो पॉइंटर्स जिसके पॉइंटर से कॉन्सेप्ट थे वो सब सबके क्लियर हो गए कि मेजॉरिटी पॉइंटर्स के थे। ठीक है, पॉइंटर्स के कोई टॉपिक नहीं है, तो अरुण यू मे एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ फाइलिंग नाउ। हाँ, फाइलिंग कर लेते हैं डिस्कस। नूर, 3 ही हैं हमारे पास, नूर, मुनीब और दानियाल। ठीक है, तो जिसके पॉइंटर्स के टॉपिक हैं अरुण वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एरेज और पॉइंटर्स में डिफरेंस क्या है? एरे एक डेटा टाइप है और पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एन एड्रेस। बेसिकली एड्रेस उनके पास होता है, और एरेज तो एक डेटा टाइप है जिसमें आप कुछ चीज स्टोर करवाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जिस तरह मेरी एग्जांपल में यहाँ एक पर्टिकुलर एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं ना, जो वेरिएबल है उनके %% के साथ लिखते हैं, दैट इज द पॉइंटर। बेसिकली पॉइंटर दो तरीकों, देखो पॉइंटर को हम जो पॉइंटर पॉइंट करके बना रहे हैं, जो हम एक मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे हैं, दैट इज आल्सो पॉइंटर, उसको भी पॉइंटर है, और जो हम एम्परसेंड है दैट इज पॉइंटर। वहां पे क्या काम हो रहा है, वहां पे वो मेमोरी में एड्रेस स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, वो बता रहा है कि इस मेमोरी में 5 नंबर की मेमोरी में क्या उसका एड्रेस है, ठीक है, उसको एड्रेस बता रहे हैं मेमोरी में। और जो ये लगाया है जो मल्टीप्लाई साइन है, बेसिकली वो बता रहे हैं कि पॉइंटर में उस पर्टिकुलर नंबर की क्या वैल्यू, क्या एड्रेस असाइन हो मेमोरी के अंदर। बेसिकली ये हो रहा होता है, जैसे आप एक इमेजिन करें, एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर एक वैल्यू आ जाती है आपके पास। जैसे इंटीजर वेरिएबल कुछ भी लिख देते हैं, इंट ए इक्वल टू 0, तो उस बॉक्स में 0 वैल्यू आ जाती है। अब जब आप एक स्टार ऐड कर देते हैं उस बॉक्स के अंदर, एक जो है ना उसकी एड्रेस भी स्टोर हो जाती है। तो पॉइंटर का मतलब ये होता है कि वो अपने साथ एड्रेस भी स्टोर कर रहा होता है। एग्जैक्टली इसके अलावा मैं ये जो फाइल है नोटपैड की, ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो जो इसकी पॉइंटर की एग्जांपल है इंट मेन वाली, इसको जब रन करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ तो 5 आउटपुट आएगा, बट एट द टाइम जब आप इस वाली जो कंडीशन, ये वाली जो आउटपुट जब रन होगा तो इसका प्रिंट आउट स्टेटमेंट कुछ और है, क्योंकि वो मेमोरी का एड्रेस बता रहा है 5 का। यहाँ सिंपल 5 नंबर बताएगा, जो आपने 5 नंबर जहाँ पे जो असाइन किया था वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो उसका पर्टिकुलर एड्रेस होगा उस 5 नंबर का, वो आपके पास प्रिंट आउट जाएगा। तो मैं और ये नहीं अभी कह आप सकता कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर 5 नंबर ही आएगा यहाँ पर। अभी आपको बहुत सारी कंफ्यूजन ये भी हो रही होंगी कि क्यों हम पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं, क्यों हम डायरेक्ट वेरिएबल भी तो दे सकते हैं। पीएफ में आपको सारी चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो आपको ये अभी कॉन्सेप्ट ग्रैप्स करना है, और आगे जाके आपको वो डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट होगा कि कब आपको पॉइंटर्स यूज करने हैं, कैसे चीजों को लिंक लिस्ट में आप पॉइंटर्स यूज करने होंगे। तो आपको आगे उनका यूज केस ज्यादा पता चलेगा। तो फाइलिंग पे हम फाइलिंग डिस्कस कर रहे हैं हम। Any particular question regarding pointers, so that we can now move to the filing topic? तो जहाँ भी एड्रेस की बात हो वहाँ पॉइंटर्स का एक कंसेप्ट आ जाता है। क्लियर हो गया? ओके, so I think now Arun you can move on to the topic filing. हाँ, हम फाइलिंग को, That might be the last topic most probably. हाँ, फिर हम, और किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है
तो फिर हम हम लास्ट में बस देख लेंगे किसी ने कोई अगर लूप में या बहुत, क्योंकि ये तो बहुत इजी टॉपिक्स है ना, तो हम इसको बस जैसे कॉन्सेप्ट दे देंगे कि हम उसको लिख के कोड नहीं दिखाएंगे लिखकर, जैसे एक इंट्रोडक्शन दे देंगे उसका, अगर किसी ने कोई इससे पहले के जो टॉपिक्स बोले हुए हैं तो जस्ट। मुनीब बिल्कुल, हमने एक जो है मैंने प्रोग्राम निकाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग में कि उसमें कैसे चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको कोई भी इन बिटवीन में कोई भी लाइन में मसला आ रहा है तो आप वहीं पे मुझे स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कि हम जज नहीं कर पाएंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यू कैन स्टॉप मी जहाँ पे आपको कोई भी मसला आ रहा हो। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको अमीद? इज इट विजिबल? यस सर, इट्स विजिबल। तो मैंने ये दो प्रोग्राम्स बेसिकली निकाले हैं, एक है राइटिंग का और एक होगा रीडिंग का। फाइलिंग इज यूज्ड कि आपको कहीं भी कोई भी चीज जो है ना फाइल के थ्रू करवानी है। वैसे तो हम टर्मिनल पे करवा रहे होते हैं प्रिंट, जो भी चीजें हम कर रहे होते हैं, पर अगर हमें उसको फाइल में किसी में स्टोर करना है तो इसीलिए हम फाइलिंग यूज कर रहे होते हैं। अब फाइलिंग का बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास एक हमारी फाइल की कोई एड्रेस होगी कि मतलब कि कहाँ पे वो फाइल जाके स्टोर हो। तो अब इसमें ये होगा कि ये डेटा टाइप होगी फाइल की। एक ये जैसे इंटीजर होती है ना, ये इंटीजर एक डेटा टाइप है, फाइल भी उसकी डेटा टाइप होगी। एक पॉइंटर हमने बनाया है फाइल टाइप का। उसके आगे हम उस पॉइंटर में क्या कर रहे होंगे, उस पॉइंटर में हम अपना एड्रेस दे रहे होंगे उस टेक्स्ट फाइल का जिसमें हमें राइट करवाना है। अगर हमें राइट करवाना है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू पास करेंगे, अगर हमें रीड करवाना होगा तो हम इसमें आर पास करेंगे। तो इसमें ये हम चेक कर रहे हैं कि इफ एफ पी टी आर इक्वल इक्वल टू नल। अब इसमें ये चेक कर रहा है कि अगर पॉइंटर में कोई भी लोकेशन नहीं है, इफ द लोकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास ये एक एरर जनरेट कर देगा और ये फिर प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। अगर नहीं, फिर हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन होगी कि हमारे पास एक इनपुट आएगा और वो हमसे इनपुट लेगा कि कोई भी आपको नंबर चाहिए, हम एंटर करेंगे 2। तो वो क्या करेगा, एफ पी टी आर का क्या काम होता है, वो हमसे तीन पैरामीटर्स मांगता है। एक फाइल का एड्रेस होता है, और फाइल में कौन से टाइप का डेटा जा रहा है और उसमें क्या जा रहा है। तो एफ का ये काम होता है कि फाइल हैंडलिंग में हमारे पास फाइल स्ट्रीमिंग में यूज होता है, ये फंक्शन है फाइलिंग का। तो उसके बाद हम जैसे हमने फाइल को ओपन किया था यहाँ पे, फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे पासिंग द सेम पैरामीटर ऑफ द फाइल लोकेशन। और उसके बाद प्रोग्राम हम जो है रिटर्न 0 करवा देंगे और ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और इसमें प्रोग्राम में जो भी आपने नंबर राइट किया होगा वो फिर आपको वहां पे जाके शो होगा। तो आई होप राइटिंग आपको क्लियर हो गई होगी मुनीब, स्पेशली उनको मसले आ रहे थे फाइलिंग में। तो हम रीडिंग पे मूव करेंगे उसके बाद। अगर क्लियर है तो आप क्लियर लिख दें, तो वी कैन गो फर्दर। हमें यस सर। मैं ये पूछ रहा था, ऑडिबल हूँ मैं? जी जी हाँ बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। डू वी हैव टू क्रिएट अ फाइल फर्स्ट? देखें, अब आप अगर फाइल क्रिएट नहीं करते पहले तो आप आपके पास कोई एरर तो नहीं आएगा, वो खुद ही फाइल क्रिएट हो जाएगी जो भी आप उसको लोकेशन देंगे। पर लोकेशन देना इज मस्ट। जैसे ठीक है, क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन राइटिंग के हवाले से फाइलिंग में? तो हम उसके बाद रीडिंग देख रहे होंगे। रीडिंग इज ऑल्सो सिमिलर, बस उसमें थोड़ा सा वो पैरामीटर का चेंज होता है। First, use face recognition to
ये है हमारे पास रीडिंग का कोड। इस रीडिंग के कोड में हमने क्या किया हुआ है कि एक तो हमने वो सेम हमने एक पॉइंटर लिया हुआ है फाइल टाइप का। अब इस फाइल टाइप में क्या हो रहा होगा कि हम एक फाइल को पहले एक कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन है हमारी। अब इसमें ये चेक कर रहे हैं कि एफ पी टी आर एफ ओपन, और इसमें हमें रीडिंग करवानी है। तो अगर ये फाइल इसमें जो मुनीब का पहले सवाल था कि फाइल होना जरूरी है, रीडिंग में जरूरी है, क्योंकि अगर आप रीड किसी में से चीज से कर रहे होंगे उसमें आपके पास फाइल ही नहीं होगी तो रीड क्या होगा, तो इसमें फिर ये एरर दे देगा। दिस इज इफ द फाइल एग्जिस्ट, ये उस चीज की के लिए हमने रखा है। ये एरर ओपनिंग फाइल, अब एरर एक फाइल मौजूद ही नहीं होगी इस लोकेशन पे तो उसमें से रीड नहीं हो सकता। फिर ये सेम प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा अगर अगर फाइल इज अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास ये होगा कि ये वाली कंडीशन होगी एफ स्कैन एफ होगा। एफ स्कैन एफ जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास फंक्शन होता है, इसमें हम तीन पैरामीटर्स पास करते हैं। एक तो फाइल की लोकेशन होगी, उसके बाद फाइल का जो भी डेटा हमारे पास जिस फॉर्म में आ रहा होगा %d एंड नम। अब हमारे पास उसको ये हमारे पास अब ये सारी चीजें जो है ना हमारे पास नम में जाके ऐड हो जाएंगी। जो भी हमारे पास यहाँ से फाइल से जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आता है, ठीक है, तो वो हमने बाय रेफरेंस पास किया है। बाय रेफरेंस भी एक चीज होती है आपके आपके पास, वो आपने पास की है नंबर में, नंबर में स्टोर हो जाएगा इक्वल टू 2। और उसके बाद आपने सेम ही चीज की एक प्रिंट करवा दिया है और फाइल को क्लोज कर दिया है। इसके रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। स्क्रीन आपके पास विजिबल है। नो क्वेश्चंस? नहीं, अभी तक तो हाँ ये सर नेस्टेड लूप से सवाल है। रुके तनवीर सलीम, hold on your question, but before that, anyone have a question regarding filing? So please ask. तनवीर, जब तक आप अपना क्वेश्चन लिख दें जो भी है नेस्टेड लूप से, वो हम डिस्कस करते हैं फाइलिंग के बाद। फाइलिंग में से किसी को कोई इशू नहीं है, हमारे पास जस्ट मुनीब और दानियाल ही हैं अभी मीटिंग में, तो आई थिंक इशू नहीं है किसी को। तनवीर, यू कैन राइट योर क्वेश्चन, हम वो क्लियर करके फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। जी, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं आपके पास वो बता दें हमें। एक प्रोग्राम है वो पैरामीटर प्रिंट कर दे, ठीक है। आपने वो लॉजिक नहीं बन रही, आपने वो कोड किया हुआ है पहले यहाँ? अच्छा, जो पैरामिड आप बनाने की बात कर रहे हैं, वो पैरामिड किस उसमें हो, फॉर्मेट है, कोई सैंपल है आपके पास?
तो तनवीर, इसमें बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली हम हमारे पास ये लॉजिक होती है कि आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक लूप होगा जो स्पेसेस को मैनेज कर रहा होगा। उसके बाद वो लूप स्पेसेस क्रिएट करेगा, और उसके बाद वो एक फॉर एग्जांपल स्पेसेस जो हैं, फर्स्ट टाइम ऑफ द रो में स्पेसेस, ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं चलें आपको देख लेता हूँ, मैं पेंट वगैरह है मेरे पास, आपको उस पर थोड़ा आपको कोड चाहिए या बेसिकली आपको जस्ट एक लॉजिक में बता दूं कि इसको कैसे हैंडल आउट करना है। अगर अरुण, कोड में ये होगा ना, कोड तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। हम यहाँ पे आपको कोड नहीं बताएंगे, हम आपको लॉजिक बताएंगे, कोड आपको खुद करना है। अमित, कुछ कह रहे थे आप? हाँ अरुण, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं यही कह रहा था कि मैं आपकी बात ही बिल्कुल यही कह रहा था कि हम कोड तो नहीं बताएंगे। कोड में आपको जो भी लॉजिक क्लियर नहीं है वो फिर आप बता दें तनवीर। लॉजिक अरुण आप इसको बता दें। हाँ, अभी जो जहाँ तक मुझे समझ आया मैं बता देता हूँ वो। अब मैं एक पिरामिड आपको देखने, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस अरुण। अब ये देखें, ये जो लॉजिक मैंने अभी बना रहा था, उसी में मैंने लॉजिक लगा दी। अब इसकी लॉजिक ये होगी कि आप देखें, एक मैं पेंसिल से आपको समझा देता हूँ। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें ये हो रहा होगा कि जो ये पहला स्टार होगा, ये एक स्पेसेस क्रिएट होंगी। ये एक लूप जो है एक स्पेसेस को हैंडल कर रहा होगा, और उसके बाद एक लूप होगा जो स्टार्स प्रिंट कर रहा होगा। अब ये देखिए, स्पेसेस आर डिक्रीजिंग, ये स्पेस आपका डिक्रीज हो रही है और स्टार्स आर इंक्रीजिंग, तो ये एक डिक्रीमेंटल लूप होगा स्पेसेस का, और ये जो स्टार्स है ना, ये एक इंक्रीमेंटल लूप होगा। तो ये इंक्रीमेंट होके आपका एक शेप बना देगा। आपको ये पहले तो ट्राई आउट करना पड़ेगा कि पहले तो आपको स्पेसेस जो है ना, पहले स्पेस बनाएं और एक लूप और उसमें एक कंडीशन लगाएं, जैसे एक फॉर एग्जांपल पहले लूप जब चले तो 5 स्पेसेस क्रिएट करे और उसके बाद एक स्टार प्रिंट कर दे, और दूसरे टाइम जब लूप चले वो स्पेसेस को कम कर दे और स्टार्स को इंक्रीज कर दे। तो ये इसकी लॉजिक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। तनवीर समझ में आया? हाँ, ठीक है। और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद ये आपको और क्लियर होगा। अब मैंने तो आपको एक बता दिया, क्योंकि इसमें दो से आई गेस इसमें दो तो जो है नेस्टेड लूप लगेगा, जहां तक मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा आइडिया हो रहा है, और उसके बाद एक आपका जो है सिंपल लूप लगेगा जो स्टार्स को कंट्रोल कर रहा होगा। और स्टार्स हमेशा मल्टीपल होते जाएंगे, जैसे फर्स्ट टाइम में स्टार एक हुआ, फिर उसके बाद मल्टीपल मल्टीपल होंगे, और उसके बाद तीन होंगे, उसके बाद उसका मल्टीपल होगा, और उसके बाद उसका मल्टीपल होगा। तनवीर पूछ रहे हैं कि 2 का इंक्रीमेंट। मल्टीपल होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पहले तो मुझे कोड करना पड़ेगा। आप मुझे यहाँ से जो दिख रहा है वो 2 का इंक्रीमेंट ही दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में वो एक दफा प्रिंट कर रहा है, फिर वो टू से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। यू कैन ट्राई इट आउट,
और कोड में कोई आपको इश्यूज आते हैं, यू कैन शेयर इट ग्रुप, तो आई गेस आपके पास वो तनवीर वो सॉरी टू इंटरप्ट अरुण, तनवीर कह रहे हैं कि 2 का मैं ये बता रहा हूँ कि 2 का इंक्रीमेंट होगा। तनवीर आपको बता रहे हैं कि 2 का इंक्रीमेंट होना है। जी बिल्कुल 2 का इंक्रीमेंट हो रहा होगा फिर, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि स्टार्स का इंक्रीमेंट होगा और स्पेसेस का डिक्रीमेंट होगा। अगर हम इसके सूडो कोड या एल्गो की बात करें तो इसमें आप नंबर ऑफ रोज को इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। और नेस्टेड फॉर लूप में आप एक लूप तो चलेगा कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लेस देन नंबर के जो आपने नंबर इनपुट दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज से, तो उससे वो लेस देन हो जाएगा। और सेकंड जो लूप चलेगा फॉर का, उसमें आपको बताएगा कि आप जो स्पेसिस को कितना डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इतनी स्पेस रखना चाह रहे हैं। और जो तीसरा जो फॉर लूप होगा वो ये बताएगा कि आपका जो स्टार है, जो आपका जो पैटर्न है वो रॉ नंबर के बराबर है कि नहीं है, तो वो चेक करेगा कंडीशन, ठीक है। और फिर एट द लास्ट वो प्रिंट कर देगा जो भी आप सैम्पल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या चाहे वो कोई भी सैम्पल हो, वो फिर प्रिंट कर देगा। और फिर एट द एंड वो फिर प्रिंट एफ में वो न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। उस सेंस में ये बताएगा न्यू लाइन कि वो एक ही लाइन में प्रिंट नहीं हो जाए, हर वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ये सूडो कोड है जिसका इम्प्लीमेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 या 3 से 4 तक फॉर लूप्स लगेंगे, यानी 3 से 4 फॉर लूप्स लगेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा तनवीर। अरुण, हम इसको वाइंड अप करते हैं। आई थिंक अब किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली कोई एक न्यू टॉपिक तो नहीं होगा। बाकी जो एक ऊपर एक टॉपिक गया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था, जो नेस्टेड लूप्स के बारे में था। तनवीर का ही सवाल था ना? हाँ, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, राइट? इन्होंने नेस्टेड लूप्स का पूछा था, बट फिर ये पैरामिड पे आ गए थे आई गेस। हाँ, वो नेस्टेड लूप पिरामिड वाले क्वेश्चन में ही नेस्टेड लूप का ही वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, राइट? तो मेरे ख्याल से अब कोई पर्टिकुलर टॉपिक है नहीं। लेट मी रीड द कंप्लीट कमेंट। स्ट्रिंग हमने बता दिया है, इसके अलावा हमने फाइलिंग बता दी है, एरेज बता दी हैं, फंक्शंस रिकर्जन बता दिए हैं, पॉइंटर्स बता दी हैं, नेस्टेड लूप बता दिए हैं। तो सारे ही हो गया। बस आखिर पूछ लेते हैं, एनीवन हैव इज एनीवन हैज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग any टॉपिक? आई गेस सबको क्लियर ही है। हाँ, तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, और थैंक यू अमित फॉर एक्सप्लेनिंग। Thank you, Arun, too. Okay, we are going to end up the session. This is the first PMS session. Okay, so wait a while. You're welcome, Daniel. So thank you everyone for we have a great session. This is the first ever peer mentoring session that is held by ACM DSU Society. So thank you everyone. Now we are closing this session.